तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अगर हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो किसी पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समान होता है। अब यहाँ पे अपन ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है जिसका परिमाण है b। इसके अंदर एक हमने पृष्ठ रखा है, कोई सतह है जिसका क्षेत्रफल a है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा एरिया वेक्टर वो हमेशा सतह से लंबवत होता है, तो यहाँ पे भी हमने सतह से लंबवत ही लिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा x अक्ष की ओर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि b और a के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो इस पृष्ठ से संबंधित जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा उसे हम फाई बी से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, जिसमें बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा बी और ए के बीच का कोण होता है। यहाँ पे हम इस फाई बी को अगर सदिश की फॉर्म में लिखें तो बी डॉट ए बी लिखा जा सकता है और ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड होगा अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर चुंबकीय क्षेत्र असमान होगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम इसी फॉर्मूले को फाई बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर फाई बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ये दोनों फॉर्मूले हैं चुंबकीय फ्लक्स के। यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला जो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा और असमान चुंबकीय क्षेत्र के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है। यहाँ पे इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो पृष्ठ लिए हैं। पहले वाले पृष्ठ के लिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा b की ही दिशा में होगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे b और a के बीच का जो कोण है थीटा वो 0 होगा। सेकंड वाले केस में b की दिशा x अक्ष की तरफ है, लेकिन जो पृष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है उसका जो सदिश है उसकी दिशा लंबवत है, तो यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फाई बी इज इक्वल टू फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। पहले वाले केस के लिए थीटा का मान 0 है तो ये बराबर बी ए कॉस 0 हो जाएगा, जिससे बी ए के बराबर आएगा यहां से चुंबकीय फ्लक्स, और हम कह सकते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे अधिकतम होगा। सेकंड वाले केस में फिर से फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा हम यूज कर रहे हैं। यहां पे थीटा का मान 90 डिग्री है तो बी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है, जिससे कुल जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो 0 हो जाएगा। तो सेकंड वाले केस में चुंबकीय फ्लक्स 0 है और पहले वाले केस में चुंबकीय फ्लक्स बी ए है। तो पहला जो केस होगा इसमें हम कह सकते हैं अधिकतम है, मैक्सिमम है चुंबकीय फ्लक्स, और सेकंड वाले केस में न्यूनतम या मिनिमम है। मींस अगर हम पृष्ठ को कुछ इस तरीके से रखते हैं किसी भी सतह को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कि इसकी जो सतह है वो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है, और जब सतह चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगी तभी उसका जो विस्थापन सदिश है एरिया वेक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा। तो थीटा बराबर 0 का मतलब है b और a के बीच का कोण 0, लेकिन उस कंडीशन में जो सतह होगी उस पृष्ठ की वो लंबवत होगी चुंबकीय क्षेत्र से, और इस वाले केस में अधिकतम आएंगी इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सेकंड वाले केस में मिनिमम है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है।
अब सतह समांतर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो इस वाले केस में कोई भी क्षेत्र रेखा इसमें से पास नहीं होगी, जिसकी वजह से कुल चुंबकीय फ्लक्स इसमें शून्य होगा। अब अगर इसकी यूनिट और डायमेंशन देखी जाए तो जो मात्रक आएगा मात्रक फाई बराबर बी इंटू ए है, तो बी के लिए मात्रक टेस्ला होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर है, जिसको हम वेबर भी कह सकते हैं। अगर इसकी विमा लिखी जाए तो विमा के लिए पहले चुंबकीय क्षेत्र की विमा एम टी माइनस टू ए माइनस वन होती है इंटू L2, जो कि मीटर स्क्वायर के लिए विमा होगी, जिससे विमा का फॉर्मूला ML2T माइनस टू ए माइनस वन के बराबर है। ये इसकी विमा होगी। राशि अदिश है, ये स्केलर होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है तो संख्या हमेशा स्केलर ही होगी। इसमें हम अगर आउटगोइंग फ्लक्स होता है, अगर ये निर्गत फ्लक्स है, निर्गत या फिर आउटगोइंग फ्लक्स, तो इस आउटगोइंग फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव, और अगर निवेशी फ्लक्स है यहां पे, जिसे इनकमिंग कह सकते हैं, तो इनकमिंग फ्लक्स के लिए साइन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। मींस अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से, जो बंद सतह होगी, उसके लिए फ्लक्स आउटगोइंग होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ को जा रही होंगी, तो हमेशा उसे पॉजिटिव, और अगर किसी बंद सतह के अंदर की तरफ जा रही होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम उसे उस फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। अब किसी भी बंद सतह के लिए जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद कर्व होती हैं। तो अगर हम कहीं पे भी एक कोई बंद पृष्ठ ले लें, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया है, इसके अंदर मैं एक चुंबक को रख रहा हूँ, एक इसका स्रोत N और दूसरा पोल इसका S है, तो आप कह सकते हो N से निकल करके S की तरफ को यूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी, तो ये जितनी इनकमिंग होंगी उतनी ही आउटगोइंग भी होंगी, तो इसका जो कुल फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। अब फिर से मैं दूसरा एक केस ले रहा हूँ जिसमें एक और स्फीयर है यहाँ पे। पिछले वाले केस में उस स्फीयर के अंदर रखी थी मैंने चुंबक, अब मैं उस चुंबक को इससे बाहर रख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हमने एक चुंबक रखी है, एक इसका पोल N और दूसरा S है। अब भी इससे कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होंगी जो इसको क्रॉस ही नहीं करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो क्रॉस करेंगी, तो अगर वो इनकमिंग होंगी तो साथ साथ आउटगोइंग भी होंगी। अगर यहाँ से वो इनकमिंग है, पहले वाले सिरे से इस पॉइंट से वो इनकमिंग है, तो यहाँ से आउटगोइंग भी होंगी। तो जितनी भी इस स्फीयर को क्रॉस करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनमें जितनी इनकमिंग होंगी उतनी ही आउटगोइंग भी होंगी। तो आप इसके लिए भी कह सकते हो जो कुल चुंबकीय फ्लक्स आएगा फाई बी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही होगा। मींस अगर कहीं पे भी हम कोई एक बंद पृष्ठ लेते हैं, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे, तो उसके लिए टोटल जो फ्लक्स आएगा, कुल फ्लक्स हमेशा शून्य ही होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। अगला केस देखते हैं। इसमें अनंत लंबाई के एक धारावाही चालक के कारण वर्गाकार पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे हमने अनंत लंबाई का ये एक धारावाहिक चालक लिया है, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। इसके पास में एक ये वर्गाकार पृष्ठ लिया है, कोई भी स्क्वायर फ्रेम है ये, और इस स्क्वायर फ्रेम का जो सेंटर आएगा उसकी जो डिस्टेंस है इस तार से वो R है, और इसकी प्रत्येक भुजा L लंबाई की है। अब जो भी ये धारावाही चालक होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास दोनों साइड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सीधी सी बात है, इस पृष्ठ में से कुछ
ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो पास होंगी, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको क्रॉस करेंगी, तो उन्हीं की संख्या को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें कुल चुंबकीय फ्लक्स इसका निकालना है। कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं। हमने ये एक एलिमेंट कट किया है इस पे। इस एलिमेंट की खुद की चौड़ाई dx है और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये इस तार से x दूरी पर है। अब इस एलिमेंट पे, क्योंकि इस एलिमेंट की अपनी जो चौड़ाई है dx वो बहुत कम है, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस तार की वजह से वो नियत होगा। वैसे हमें सीधी सी बात है, यहां पे ये दिख रहा है कि जो तार ली है हमने इसकी वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड एक समान नहीं होगी, अब असमान होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस फ्रेम के अंदर वो असमान है, और असमान के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज होता है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो हम डायरेक्टली बी ए कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा यूज करना है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ये एलिमेंट ले लिया है। इस एलिमेंट से रिलेट करता हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा फाई बी, उसे हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हम पता कर सकते हैं, वो अंदर की तरफ आएगी, इनवर्ट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ये हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल आप पिछले चैप्टर में सभी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो भी अंदर की तरफ ही होगा, जिसकी वजह से थीटा का मान इस वाले केस में 0 हो जाएगा। डी ए इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना है, तो एक साइड इसकी dx है और दूसरी साइड इसकी l है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा इस रेक्टेंगल का उसे हम l dx ले सकते हैं। अगर ये इसमें हम मान रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ b का फॉर्मूला होता है किसी भी तार के आसपास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई जो भी दूरी है, और दूरी यहाँ पे हमने x ली है। एरिया l इंटू डी एक्स के बराबर है और थीटा यहाँ पे 0 है। अब इसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2il इतना कुछ कांस्टेंट होगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में केवल dx बाई x बचेगा। अब हमें लिमिट देखनी है, तो लिमिट के लिए जो पहला वाला एंड होगा, ये दूरी इस वाले पॉइंट की दूरी, ये जो x आएगी ये r माइनस एल बाई 2 होगी, केंद्र तक की दूरी r है, इसमें से ये l बाई 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो पहला वाला सिरा है पास वाला वो r माइनस एल बाई 2 होगा, और जो दूसरा सिरा आएगा दूर वाला वो r प्लस एल बाई 2 होगा। मतलब हमें इसे r माइनस एल बाई 2 से r प्लस एल बाई 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, या फिर ये इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स डी एक्स हमेशा लॉग एक्स होता है, तो हम इसको ln x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें लिमिट r माइनस एल बाई 2 से r प्लस एल बाई 2 के बीच में है। अब अगर लिमिट भी यहां पे रख दें तो फाई b का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ln r प्लस एल बाई 2 माइनस ln r माइनस एल बाई 2, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और हमें पता है log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई वाई होता है, तो इसी को हम म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटू ln ऑफ r प्लस एल बाई 2 डिवाइडेड बाई r माइनस एल बाई 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये इसका फाइनल फॉर्मूला होगा। तो ये है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर
किसी पृष्ठ को हमने जिसका क्षेत्रफल L स्क्वायर है उसे किसी एक तार के पास में रखा है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका परिमाण 10I टेस्ला है, 3 अलग अलग स्थितियों में रख रहे हैं। पहली बार XY, दूसरी बार YZ और तीसरी बार XZ, इन तलों में रखा जाता है। तीनों स्थितियों में पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करिए। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। पहले वाले केस में फर्स्ट में XY तल में रखा जा रहा है, तो XY तल में अगर रखेंगे तो कुछ डायग्राम इस पृष्ठ का यूं आएगा। ये पृष्ठ हमने XY तल में रख दिया। सेकंड वाले केस में YZ में, तो Y और Z तल में अगर रखा जाएगा तो डायग्राम कुछ यूं आएगा। तीसरे वाले केस में इसको XZ तल में रख रहे हैं, तो ये कुछ XZ तल में होगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले केस के लिए जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है XY तल में, तो XY तल ये पहला वाला केस है यहाँ पे XY में। अब पृष्ठ को हमने XY तल में रखा है, तो जो इसका एरिया वेक्टर आएगा वो इससे लंबवत मतलब Z अक्ष की तरफ होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर A इज इक्वल टू परिमाण इसका 2 मीटर स्क्वायर है और Z अक्ष की तरफ होने की वजह से K कैप आएगा। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था B डॉट A। चुंबकीय क्षेत्र B यहाँ पे 10I कैप है डॉट 2 K कैप। I और K का अगर डॉट करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे 0 आएगा। सेकंड वाले केस में हमने पृष्ठ को YZ तल में रखा है, तो जब हम इसे YZ तल में रख रहे हैं तो इससे जो लंबवत अक्ष होगा वो X अक्ष आ जाएगा और इस कंडीशन में एरिया वेक्टर को हम 2I कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फाई B चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो B डॉट A है। B यहाँ पे 10I कैप है डॉट 2K कैप, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 20 होगा। तो इसके लिए जो आंसर है वो 20 वेबर है। तीसरे वाले केस में हम इसे XZ तल में रख रहे हैं, तो जब इसे XZ तल में रखा जाएगा तब XZ तल से जो लंबवत अक्ष है वो Y अक्ष है, जिससे जो एरिया वेक्टर होगा इसे हम 2J कैप लिख सकते हैं। फ्लक्स फाई B बराबर B डॉट A फॉर्मूला है, जिसमें B का मान 10, यहाँ पे B का मान 10I कैप डॉट 2J कैप। I और J का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर 0 आएगा। मीन्स पहले और तीसरे केस में जो पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है वो 0 है, लेकिन जब YZ तल में हम इसी पृष्ठ को रख रहे हैं तब उससे संबंधित जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो 20 वेबर के बराबर है। तो अगला टॉपिक है अपना फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम पढ़ने से पहले अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने एक कुंडली ली थी, उस कुंडली के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, एक चुंबक ली, उस चुंबक को इस कुंडली के आसपास मूव कराया यहाँ पे। तो जब ये चुंबक कुंडली के पास गति कर रही थी, मूव कर रही थी, तो इस गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया। मीन्स इस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है अगर वो परिवर्तित होता है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर से एक करंट फ्लो करती है और यह गैल्वेनोमीटर एक विक्षेपण शो करता है या डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इस चुंबक को पास लाए तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसी चुंबक को जब दूर लेकर के गए तब भी इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन जब इस कॉइल के पास में चुंबक को रख दिया, अब चुंबक गति नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है,
तब इस गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, जिससे जो कंक्लूजन निकाला फैराडे ने वो ये था कि जब किसी भी कॉइल से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित होता है, तभी उस कॉइल में, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसी पे बेस जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला कुछ यूं था, जो लॉ था उनका, फैराडे का नियम, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न यह विद्युत वाहक बल कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मीन्स जो भी ये कॉइल होगी, इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। इसी लॉ पे बेस जो फॉर्मूला है, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, और स्मॉल ई से यहाँ पे हमने ईएमएफ विद्युत वाहक बल को डिनोट किया है। तो जो विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो समानुपाती है डी फाई बाई डी टी के। ये फैराडे का नियम है। अब इसके अंदर दो कंडीशन, पहली फर्स्ट, यदि फाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर चुंबकीय फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो हमें पता है कि डी फाई बाई डी टी का मान 0 आएगा, जिससे E बराबर 0 होगा। मीन्स अगर किसी भी कॉइल से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। लेकिन यदि फाई बी परिवर्ती है, यहाँ पे मीन्स किसी भी कॉइल से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है अगर वो समय के साथ परिवर्ती है, तो उस कंडीशन में डी फाई बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिससे ईएमएफ भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ है वो केवल तभी उत्पन्न होगा जब उस कॉइल से जो संबंधित फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वो समय के साथ परिवर्ती होगा। अगर वो समय के साथ परिवर्ती नहीं है तो कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। अपना अगला टॉपिक है लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करता है। मीन्स किसी भी कुंडली में जिसने भी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कराया है, वो विद्युत वाहक बल उसी कारक का विरोध करता है। और फैराडे के नियम में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी कॉइल का अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तभी उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो अब जो ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो गया, वो ईएमएफ उत्पन्न होने पर उसी का विरोध करना लग जाएगा जिसने उसको उत्पन्न कराया था, और उत्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। मतलब किसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ही अपोज करता है। मीन्स जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध करने लग जाता है। और फैराडे के नियम में हमने पढ़ा था E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जबकि लेंज के नियम में E प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस एडिशनल है यहाँ पे, मीन्स किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा। आगे यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, जिसे हम डिटेल में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और लेंज का नियम उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाता है, जो इस फॉर्मूले से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी उससे हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो अब कौन सी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम लेंज लॉ से ही इसका पता लगाएंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की दिशा, जिसके अंदर पहला पॉइंट है यदि चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में होगी। समझने के लिए यहाँ पे अपन एक केस लिया है जिसमें एक कॉइल है ये और एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम इस कॉइल से दूर लेकर के जा रहे हैं, तो अगर ये कॉइल दूर जाएगी तो जो भी सेंटर आएगा इस कॉइल का, उस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेट की वजह से वो कम होगी। तो पहले तो उसकी डायरेक्शन देख लें। इस मैग्नेट की वजह से, जो भी यहाँ पे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण इसके सेंटर पे, केंद्र पे जो दिशा आएगी चुंबकीय क्षेत्र की वो लेफ्टवर्ड होगी, कुछ यूं। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये मैग्नेट इससे दूर जा रही है, तो अगर ये मैग्नेट दूर जाएगी तो इसके सेंटर पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड थी ये कम होगी, इसका परिमाण कुछ कम होता जाएगा। अब अगर ये कम हो रहा है तो मीन्स इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही होगी यहाँ पे आएगी, उसकी दिशा वही सेम होगी जिस दिशा में मौजूदा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे इधर को ही आएगी, ये इंड्यूस वाली है, मैं इसको बी डैश ले रहा हूँ। अब अगर इसी डायरेक्शन में अपन राइट हैंड का थंब करते हैं तो मैग्नेट की साइड से देखने के पे आपको मिलेगा कि जो फिंगर्स होंगी राइट हैंड की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगी, मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी या कह लीजिए जो इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी वो मैग्नेट की साइड से देखने पे क्लॉकवाइज होगी। तो ये इस तरीके से अपन लेंज लॉस से ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है या कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुई है वो पता लगाते हैं। और सेकंड पॉइंट है यदि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत होगी। फिर से यहाँ पे अगले केस में अब मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास में लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे इसके पास आ रहा है, पास आ रहा होगा तो जो भी केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी दिशा तो पिछले वाले की तरह लेफ्टवर्ड ही होगी, लेकिन क्योंकि मैग्नेट पास आ रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो लगातार बढ़ेगा। और अगर चुंबकीय फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ेगा और चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत होगी। मीन्स यहाँ पे अब जो इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन जो मौजूदा मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपोजिट हो जाएगी। तो अब अगर जिस भी डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड वो राइटवर्ड डायरेक्शन है, राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर अपन राइट हैंड का थंब लेते हैं, दाएं हाथ का अंगूठा लें और फिंगर्स को रोटेट कराएं तो मैग्नेट की साइड से देखने पे हमें इसी साइड से देखना है, इस साइड से देखने पे हमें जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी, मतलब कुछ यूं आएगी इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ये दो केस अपन ने देखे जिनसे अपन सीखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर पहला वाला जो पॉइंट है, अगर कहीं पे भी किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी जो भी पहले से वहां मैग्नेटिक फील्ड थी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जो भी इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलरेडी जो वहां पे मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे विपरीत डायरेक्शन में होगी। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत वाहक बल, वैद्युत धारा तथा आवेश। इसे अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक बार तात्क्षणिक और दूसरी बार औसत, जिसमें सबसे पहला वैद्युत वाहक बल या फिर
ईएमएफ है। तो लेंज लॉ में अपन पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। इसी ईएमएफ को अगर अपन एवरेज की फॉर्म में लिखें तो ई एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल टी आएगा। इसे हम माइनस ऑफ डेल फाइव को फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई कुल समय अगर टी है तो यहाँ पे टी लिखा जाएगा। ये इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइडेड बाई टी। तो जो औसत ईएमएफ आ रहा है, एवरेज ईएमएफ, वो फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइडेड बाई टी होगा। फाइव वन माइनस फाइव टू का मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और टी जितने समय में फ्लक्स फाइव वन से फाइव टू तक परिवर्तित हो रहा है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है यहाँ पे वैद्युत धारा। नेक्स्ट वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा के लिए हम ओम का नियम यूज करेंगे। I बराबर V बाई आर होता है, जो यहाँ पे E बाई आर होगा। E का मान रख दिया जाए तो 1 बाई आर डी फाइव बाई डी टी, ये तात्क्षणिक वैद्युत धारा का फॉर्मूला है। अगर इसी को औसत की फॉर्म में लिखा जाए तो आई एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर से ई बाई आर आएगा। ये इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू डिवाइडेड बाई आर टी। ये कुछ औसत धारा के लिए फॉर्मूला होगा। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास वो है कुल आवेश। कितना चालक में से कुल आवेश प्रवाहित होगा। तो कुल आवेश के लिए Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, जिसमें I का फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो माइनस का 1 बाई आर जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में डी फाइव बाई डी टी इंटू डी टी हो जाएगा। जो लिमिट होगी, इनिशियल जो फ्लक्स है, प्रारंभिक फ्लक्स, वो 5 और जो लास्ट फाइनल फ्लक्स होगा वो 5 होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन में केवल d5 बचेगा। तो ये इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 d5 5 के इक्वलेंट होगा। लिमिट हमें 5 से 5 तक रखनी है। ये इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर 5 माइनस 5 के बराबर होगा, जिसे हम Q बराबर 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर के समान लिख सकते हैं। तो जो कुल आवेश का यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है वो है 5 माइनस 5 बाई आर। इसी को अगर औसत वाले से देखा जाए तो Q बराबर आई एवरेज इंटू टी होगा। ये बराबर 5 माइनस 5 बाई टी आर इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जिससे Q का फॉर्मूला 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दोनों ही केसेस में Q बराबर 5 माइनस 5 बाई आर आ रहा है, क्योंकि आवेश के लिए तात्क्षणिक या फिर औसत का कोई मतलब नहीं होता। आवेश प्रवाह हमेशा एक समय अंतराल के लिए होगा। एग्जाम्पल वाइज ऐसे अगर हम कहते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में कितना आवेश प्रवाहित हुआ वो ज्ञात करिए। तो Q का फॉर्मूला 5 माइनस 5 बाई आर होगा, जो बेसिकली 1 सेकेंड से 4 सेकेंड या 3 सेकेंड जो भी टाइम इंटरवल दे रखा होगा उसके बीच के लिए ही प्रयुक्त होगा। केवल t बराबर 1 सेकेंड पे आवेश का कोई मतलब नहीं है। हम नहीं कह सकते कि t बराबर 1 सेकंड पर इतना आवेश प्रवाहित हुआ। आवेश के लिए हमेशा एक समयांतराल देना पड़ेगा कि 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ। जो भी अपन ने ये 3 यहाँ पे राशियाँ पढ़ी हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट और टोटल चार्ज, इन तीनों में ही जो सबसे पहला है ईएमएफ समय पे डिपेंड कर रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है। जो दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, वो भी समय पे निर्भर करती है। लेकिन थर्ड जो कुल आवेश है ये समय पे निर्भर नहीं करता है। मींस एक अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र ले रहा हूँ। इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं 2 कॉइल्स रख रहा हूँ। यहाँ पे दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल हैं, समरूप हैं, मतलब दोनों का साइज सेम है और दोनों का जो प्रतिरोध है वो भी आपस में बराबर है। अब इन दोनों को हम यहां से बाहर निकालेंगे।
पहले को इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने में जो समय लग रहा है हम उसे T1 ले रहे हैं। सेकंड वाले केस में इसे बाहर निकालने में जो समय लगेगा उसे मैं T2 ले रहा हूं। तो ये दोनों कॉइल T1 और T2 समयांतराल में बाहर आ चुकी हैं और इस केस में T1 को मैं ग्रेटर लेके चल रहा हूं T2 से। मीन्स पहली वाली कॉइल को हमें बाहर निकालने में समय ज़्यादा लगा है और दूसरी को उसके कंपैरेटिवली कम समय लगा है। अब तीनों अगर हम राशियां कैलकुलेट करें, सबसे पहले ईएमएफ के लिए फॉर्मूला जो था वो माइनस का डी फाई बाई डी टी था। यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/t है। डी फाई जो है यहाँ पे ये दोनों के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं ई एवरेज का फॉर्मूला लिखूं तो वो φ1 माइनस φ2 डिवाइडेड बाई टी था। आप देख पा रहे हो कि इन दोनों ही कॉइल्स के लिए, पहली वाली के लिए जितना भी फ्लक्स इनसाइड में होगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है उतना ही फ्लक्स दूसरे वाले के लिए भी होगा। तो φ1 दोनों के लिए सेम होगा जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र में रखी हैं। ऐसे ही जब दोनों ये बाहर आ चुकी हैं यहाँ पे कॉइल्स, तो दोनों के लिए φ2 लिया जाएगा अंतिम फ्लक्स, वो भी दोनों के लिए 0 है, सेम होगा। मींस पहली कॉइल के लिए भी φ1 माइनस φ2 और दूसरी कॉइल के लिए जो φ1 माइनस φ2 है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे φ1 माइनस φ2 दोनों के लिए कांस्टेंट है, नियत है, समान है। मींस ई एवरेज को हम प्रोपोर्शनल टू 1/t लिख सकते हैं एंड E1 अपॉन E2 इक्वल आएगा T2 बाई T1 के। और हम देख पा रहे हैं कि समय पहली वाली को ज़्यादा लगा है और सेकंड वाले को कम लगा है, तो E1 इज लेस देन E2। मींस जिस कॉइल को बाहर निकालने में समय ज़्यादा लगा है उसका EMF कम आएगा। सेकंड, अगर हम करंट की बात करें तो I एवरेज इज इक्वल टू, हमने E बाई आर पढ़ा था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I एवरेज प्रोपोर्शनल टू EMF है। तो जो EMF में रिलेशन आई है, सिमिलरली I1 जो आएगा वो लेस होगा I2 के कंपैरेटिवली। फिर से पहली वाली कॉइल में जो औसत धारा प्रवाहित होगी वो दूसरी में प्रवाहित औसत धारा से कम होगी। पर अगर हम आवेश देखें तो Q के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा φ1 माइनस φ2 डिवाइडेड बाई आर, और ये दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट है, मतलब Q1 बराबर होगा Q2 के। तो इन दोनों ही कॉइल्स में आवेश समान प्रवाहित होगा। EMF पहली वाली कॉइल में जिसमें समय ज़्यादा लगा है बाहर निकालने में उसमें कम है। सिमिलरली जिसमें समय ज़्यादा लगा है बाहर निकलने के लिए उसमें औसत प्रवाहित धारा भी कम है, लेकिन दोनों ही कॉइल्स में आवेश प्रवाह समान है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली वाली कॉइल में औसत धारा कम प्रवाहित हुई है पर ज़्यादा समय के लिए प्रवाहित हुई है। ऐसे ही सेकंड वाले में औसत धारा ज़्यादा प्रवाहित हुई है पर कम समय के लिए प्रवाहित हुई है। और आवेश के लिए Q बराबर I इंटू टी होता है, तो दोनों ही केसेस के लिए, दोनों कुंडलियों के लिए I इंटू टी बराबर होगा। जिसमें I ज़्यादा है उसमें T कम है और जिसमें I कम है उसमें T ज़्यादा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा। तो अगर किसी भी केस में हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम फ्लक्स किसी भी कुंडलियों के लिए सेम है और वो समान कुंडलियां हैं, तो आप कह सकते हो कि उनमें आवेश समान प्रवाहित होगा। सीधी सीधी लैंग्वेज में जो कंसेप्ट है यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो कि आवेश प्रवाह समय पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम फ्लक्स के साथ साथ उस कॉइल का कितना प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना है, इस पर डिपेंड करता है। जबकि EMF और जो इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों समय पे भी डिपेंड करती हैं। तो अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर T² माइनस 2T वेबर है। कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, ज्ञात करिए। पहला पॉइंट है T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा। दूसरा पॉइंट है पहले 5 सेकंड में औसत EMF वैद्युत धारा तथा प्रवाहित आवेश। और तीसरा है फ्लक्स तथा EMF का समय के साथ ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें फ्लक्स दे रखा है फाई बराबर T² माइनस 2T, ये इक्वेशन है फ्लक्स की।
अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, ई का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, तो ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टी माइनस टू आएगा। ये यहाँ से हम इसे टू माइनस टू टी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इतने वोल्ट ये इक्वेशन आ रही है ईएमएफ की, मीन्स ईएमएफ बराबर टू माइनस टू टी वोल्ट बन रहा है। अब आई के लिए ई बाई आर होता है फॉर्मूला, तो ये इज इक्वल टू टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दे रखा है, तो ये इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.2 टी एम्पियर। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ गई, फ्लक्स की, ईएमएफ की और करंट की। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें t बराबर 2 सेकंड पे हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो t बराबर 2 सेकंड पर जो पहला पॉइंट हमें इसमें निकालना है वो है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E बराबर जो इक्वेशन हमारे पास है वो 2 माइनस टू टी है, ये इज इक्वल टू टी बराबर 2 सेकंड पे कैलकुलेट करना है, तो 2 माइनस टू इंटू टू इट इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। मीन्स 2 सेकंड पे जो तात्क्षणिक ईएमएफ है वो माइनस 2 वोल्ट के बराबर है। अब करंट के लिए I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 0.2 माइनस 0.2 टी भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली ई बाई आर भी लगा सकते हैं। तो 0.2 वोल्ट ईएमएफ आ रहा है डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.2 एम्पियर। तो जो करंट आ रही है यहाँ पे 2 सेकंड पे वो 0.2 एम्पियर के बराबर है, और माइनस साइन केवल यहाँ पे डायरेक्शन ही शो कर रहा है। सेकंड केस, पहले 5 सेकंड में औसत ईएमएफ धारा तथा प्रवाहित आवेश। तो पहले 5 सेकंड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ईएमएफ के लिए ई बराबर औसत यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ई एवरेज इज इक्वल टू 5.1 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला था एवरेज ईएमएफ का, ये इज इक्वल टू 5.1 और 5.2 इनिशियल और लास्ट होंगे, तो पहले 5 सेकंड का मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर के और t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में कैलकुलेट करना है। तो जो 5.1 होगा वो t बराबर 0 सेकंड पे, और जो 5.2 आएगा वो t बराबर 5 सेकंड पे होगा। हमारे पास जो इक्वेशन है फाई की वो टी स्क्वायर माइनस टू टी है। 5.1 के लिए मैं t की जगह 0 पुट करूंगा और 5.2 के लिए मैं t की जगह 5 सेकंड पुट करूंगा, तो उससे जो 5.1 आएगा यहाँ पे 5.1 के लिए 0 माइनस 0 कह सकते हैं, माइनस 5.2 के लिए t की जगह 5 सेकंड पुट करना है, तो ये 25 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कुल जो समय है वो 5 सेकंड है, ये इज इक्वल टू 25 माइनस 10 जो कि 15 आएगा, तो ये माइनस का 15 बाई 5 हो जाएगा जो इक्वल टू माइनस का 3 वोल्ट है। मीन्स जो औसत ईएमएफ है यहाँ पे वो माइनस का 3 वोल्ट है। एंड करंट आई एवरेज इज इक्वल टू ई बाई आर लिख सकते हैं, जिसमें ये ई एवरेज आएगा, ई एवरेज माइनस का 3 वोल्ट आया है डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस का 0.3 एम्पियर। तो जो औसत धारा है पहले 5 सेकंड में वो 0.3 एम्पियर है, माइनस केवल यहाँ पे डायरेक्शन को ही शो करता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है फ्लक्स तथा ईएमएफ के का समय के साथ ग्राफ। तो अब उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ्लक्स और समय के बीच में ग्राफ बनाना है, तो उसकी इक्वेशन लिख ले रहा हूँ जो टी स्क्वायर माइनस टू टी है। अब फाई बराबर टी स्क्वायर माइनस टू टी मीन्स ये ग्राफ पैराबोलिक होगा, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो ये ग्राफ कैसे बनता है ये आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में सीख चुके हो, बेसिक मैथ्स में। हाँ, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फाई को 0 पुट करेंगे, तो फाई की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू टी इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से कह सकते हैं इसको सॉल्व करने पे t बराबर 0 एंड 2 सेकेंड आएगा। मीन्स जो समय अक्ष के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो 0 सेकेंड और 2 सेकेंड होगा। यहाँ से हमें स्लोप में दिख रहा है m की जो वैल्यू है यहाँ पे वो पॉजिटिव है, तो जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा। तो हम जो इसका ग्राफ बनाएंगे वो 0 और 2 सेकंड को इंटरसेक्ट करता हुआ कुछ यूँ ग्राफ बना सकते हैं।
वाई अक्ष की तरफ हम फ्लक्स ले रहे हैं जो वेबर में है, और एक्स अक्ष की तरफ समय ले रहे हैं जो सेकंड में है। 0 सेकंड और 2 सेकंड दोनों इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं। अब ये कोई एक इंस्टेंट है जहाँ पे फ्लक्स न्यूनतम है, तो न्यूनतम फ्लक्स के लिए बेसिकली डी फाई बाई डी टी बराबर 0 होगा। तो फाई को डिफ्रेंशिएट करने पे 2t माइनस 2 आएगा जो कि इज इक्वल टू 0 है। सॉल्व करने पे t बराबर 1 सेकेंड आ जाएगा। मीन्स ये 1 सेकेंड है जहाँ पे फ्लक्स न्यूनतम है। अब अगर t बराबर 1 सेकेंड हम इस इक्वेशन में पुट करें तो फाई जो मिनिमम आएगा ये इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 जो कि इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 वेबर है। तो ये जो न्यूनतम फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे वो माइनस का 1 वेबर होगा। तो ये ग्राफ है फ्लक्स और समय के बीच में। सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे धारा के साथ। तो करंट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ईएमएफ के साथ, ईएमएफ के लिए जो इक्वेशन आई है वो 2 माइनस 2t है। मीन्स E इज इक्वल टू 2 माइनस 2t। ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में m की वैल्यू -2 है, तो जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव होगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूँ बनेगा इस टाइप से, और इधर मैं नेगेटिव टाइम पे इसको डॉटेड दिखा दे रहा हूँ। तो y अक्ष पे हम EMF ले रहे हैं जो वोल्ट में है, और x अक्ष पे समय लेंगे जो कि सेकंड में है। अब EMF को अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे t बराबर 1 सेकेंड होगा। मीन्स जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड पे इसमें EMF 0 है। तो ये था तीसरा पॉइंट, फ्लक्स का समय के साथ ग्राफ और EMF का समय के साथ ग्राफ।